who was your first celebrity crush? हाँ यार, एक्सेप्ट कर लूँ क्या इधर? कर लीजिए, सबके रहते हैं। है ना, प्लीज़ मुझे गलत मत समझिएगा। माय फर्स्ट क्रश कोई कैरेक्टर ऐसा लेके आया जहाँ पर मैं एक छपरी हूँ यू नो, वो लड़कियों के पीछे घूमता रहता है। बोला यार तुम क्या सोच के, मेरा चेहरा देखो, मैं खुद को देखो, तुम मतलब कैसे सोच सकते हो मेरे साथ। एक बहुत अच्छे लड़के रहते हो तो हाँ, अरे वाह वाह, ये चलो अच्छी शुरुआत स्टोरी, सही हाँ है। शुरुआत अच्छी है। तुम एकदम सिंपल लड़के रहते हो, एकदम छोटा मोटा अपना काम करते हो, बट तुमको आदत होती है खून करने की। मैं स्टेज पे गया गाने के लिए और ऑडियंस में इरफान सर बैठे हैं, बहुत बड़े बड़े लोग बैठे हैं, एंड सडनली कुछ तो स्पार्क हो गया और सब कुछ जो है ब्लैंक हो गया। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं निकल के जाऊं कि मैं रुकूं। तो मुझे म्यूजिशियन बोल रहे हैं कि अभी शुरू हो जाएगा, तू बात कर। आई एम टॉकिंग टॉकिंग टॉकिंग, हो गया 10-15 मिनट बात कर रहा हूँ। अब वो भी मुझे देख रहे हैं, मैं उनको देख रहा हूँ। फिर डांसर्स आए, मुझे कवर कर लिया कि भाई ठीक है, थोड़ी देर अभी तुम ब्रेक जैसा रख लो। और फिर सडनली है ना म्यूजिक बजा, ऐसा करके ना वो विंडोज का साउंड होता था, वो पूरा पीए पे बज रहा है जैसा लाइट आ गया। मोहब्बतें लुटाऊंगा मैं, छेड़ के मन का साज साज फिर गाऊंगा, फिर सबके दिल को आज आज बहलाऊंगा। हेलो, हाय, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप देखना शुरू कर चुके हैं गलाटा इंडिया और मेरा नाम है अविनाश पाल। द राग जर्नी में आज जो मेरे साथ पर्सनैलिटी मौजूद है, शख्सियत मौजूद है, उनको बयां करने के लिए उनका ही गाना मैं इस्तेमाल करना चाहूँगा कि लफ्ज़ों में कह ना सकूं, बिन कह भी रह ना सकूं। ये मेरे लिए और मेरे जैसे बहुत लोगों के लिए एक इमोशन है। मेरे साथ मौजूद है द वेरी अमेजिंग अभिजीत सावंत भाई। थैंक यू। लाइक सी, बिफोर कैमरा रोलिंग हम जो बात कर रहे थे ना कि जी। इमोशन हो आप, हमने आपके साथ अपना एक बचपना, एक जी। टीनेज पूरा बिताया है। जी, हाउ डू यू सी योर जर्नी? मैं भी एक्चुअली जहाँ से आप आए हो, जहाँ से वो थॉट प्रोसेस था ना, मेरा भी वैसे ही था कुछ। जब मैं सोनू जी को देखा था पहली बार की, यू नो, उनकी जर्नी एक तरह से हमने फॉलो ही की थी। वो शुरुआती में सिर्फ एक रियलिटी शो में होस्ट कर रहे थे और बाकी सब चीज़ें कर रहे थे, और फिर आहिस्ता आहिस्ता यू नो एक सिंगर भी उस तरह से पॉपुलर हो सकता है। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन Correct, के example, हाँ। स्टार बन सकता है एक सिंगर, और वैसे ही चीज़ें थी। और मैं बहुत कंप्लीटली अग्री करता हूँ इस चीज़ से कि इमोशन है एक अभिजीत सावंत, इट्स नॉट ओनली मी। वहाँ पर जो भी जीतता था वो शो, वो सारी उस कॉम को कहिए, मिलेनियल्स को कहिए, और या फिर वो 90s किड्स कहिए, उनके लिए एक प्रेरणा था कि हम भी कुछ कर सकते हैं, हमें भी चांस मिला तो हम उसका सोना बना सकते हैं। और वो ही एक शुरुआत थी जहाँ पर इंडियन आइडल जैसे प्लेटफॉर्म के जन्म हुए, और आज भी चल रहे हैं वो चीज़ें। इंडियन आइडल क्योंकि आपकी एक बहुत अच्छी जर्नी रही है, एक लंबी जर्नी रही है। जी। अब मैं पूछूं, अगर आप उस जर्नी को रिविजिट करो या आप अगर देखते हो, क्या मुश्किल है उस शो तक पहुंचना, या ऐसे किसी भी शो तक पहुंचना, उसे जीतना, या उसके बाद सरवाइव करना, टिके रहना, रिलेवेंट रहना, क्या मुश्किल है? मुझे लगता है पहुंचना सबसे मुश्किल चीज़ है, क्योंकि मैं कभी ये नहीं सोचता हूँ, कोई भी रियलिटी शो का जो मकसद होता है, इट इज़ नॉट लाइक अ वर्ल्ड कप क्रिकेट मैच या यू नो जो जिसमें ट्रॉफी इम्पोर्टेंट है, यू नो, कि जीतना ही सबसे बड़ा मेन गोल, मेन अचीवमेंट रहती है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट नोटिसेबल, लोग आपको देखे, पहचाने, जो आप चाहते थे कि आप जहाँ से हो उससे आप ऊपर उठ जाओ, और वहाँ से आपका करियर को एक बूस्ट मिले, एक सपोर्ट मिले। रियलिटी शो हमेशा ही सिंगरों के लिए कहिए, बिग बॉस जैसे शोज़ कहिए, जो कि लोगों को एक मौका देते हैं, और वो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट रहा है रियलिटी शो का। और कितना इंपॉर्टेंट होता है आपकी फैन फॉलोइंग में, ऐसे किसी भी शो में। जी। बहुत बार हमने देखा है, आई लाइक डोंट वांट टू नेम एनी नेम और एनी शो नेम, कि आप वो शो जीत गए हो जी अपनी फैन फॉलोइंग बेसिस पे, बट वो टैलेंट नहीं है। जी। या आप वो शो हार गए हो क्योंकि आपके पास टैलेंट है बट आपके पास फैन फॉलोइंग नहीं है। हाउ डू यू सी दिस थिंग? मुझे लगता है कि तो इंडियन आइडल जब फर्स्ट हुआ भी, और
और बाकी उसके बाद बहुत सारे रियलिटी शोज़ हुए, बहुत सारे लोगों को मौके मिले। विनरों से ज़्यादा मैं कहूँगा, वेरी ओपनली एंड ब्लंटली आई विल एक्सेप्ट दिस, कि विनरों से ज़्यादा जो नहीं जीते उन्होंने अच्छा किया है। अरिजीत कहिए, नेहा कक्कड़ कहिए, इन्होंने एक अलग ही मुकाम अपना अचीव कर पाए। उसी वजह से मुझे ये लगता है कि मेरा कहने का ये पॉइंट ऑफ व्यू था कि नोटिसेबल होना, उस जगह पर आप आते हो, आप परफॉर्म करते हो और आपकी एक पहचान बन जाती है और फिर आप उस जर्नी को आगे बढ़ा सकते हो। जब मैं भी इंडियन आइडल में आया था तो मैंने ये सोचा था कि मैं टॉप 10 में आना चाहिए, जिससे कि लोग मुझे पहचानने लगे। मैं एक सर्टेन अमाउंट ऑफ फीस में सोचता था कि मैं अगर इतना कमा लूँ एक शो से तो मेरा अच्छा हो जाएगा, और फिर मैंने सोचा कि रियलिटी शो कर लूँगा तो मैं इससे डबल कमा लूँगा तो भी बहुत हो जाएगा, देन आई बिकम अ विनर, एंड फिर वो शो भी बड़ा हुआ। तो उसी तरह से जो आपकी जो इंस्पिरेशंस रहती हैं या आपके जो चैलेंजेस रहते हैं, जब आपको वो चैलेंज कंप्लीट होता है तब आप एक नया चैलेंज आप क्रिएट करते हो, और वो करने के लिए आपको एक पहला प्लेटफॉर्म की ज़रूरत होती है, पहला एक लॉन्च पैड की ज़रूरत होती है, और वो एक रियलिटी शो देता है आपको। भाई सक्सेस के हिसाब से आसपास के लोगों को बदलते हुए देखा है जी। कि जब आप उतने फेमस नहीं थे या जी। उतना अच्छा नाम नहीं थे, तब लोगों जी। का ट्रीटमेंट, चाहे वो इंडस्ट्री के हो चाहे वो आसपास के हों, जी। बट जब वो नाम बन गया है, अब लोगों का ट्रीटमेंट बहुत देखा है मैंने, और मैं अभी भी देख रहा हूँ। मैं कहूँगा कि मैं अभी 20 साल हो गए इस लाइन में और इंडस्ट्री में, लेकिन इंडस्ट्री भी अपने आप में एक इनसिक्योरिटी, मतलब इनसिक्योर है। हम सभी इनसिक्योर हैं, और हम हर कोई ये सोचता है कि जब मतलब हम चाहते, या इंडस्ट्री में मैंने देखा है लोगों को ये डिस्कशन करते हुए कि हो गया उसका, अब कुछ और करना है या कुछ और देखना है, कुछ और होना चाहिए। और ये जो एक पहले ऐसा हुआ करता था कि यार है, लड़का है, ठीक है, जब आइडल बना कि हाँ ये कुछ तो है, इसको उतना रिस्पेक्ट देना चाहिए। कई ऐसे लोगों को देखा है कि यार जो बनने के बाद जब बने तब उनको बहुत प्यार मिला, बहुत सपोर्ट मिला, जब कुछ थोड़ा-सा कुछ गलत न्यूज़ आ गई या कुछ चीज़ें आ गई, फिर वो भी चला हाथ खींच जाता लेते है, हैं लोग। हाथ खींच लेते हैं। लोग नहीं चाहते हैं कि एक नेगेटिविटी के आसपास रहें। तो ये जो एक कहें कि जो इमोशंस कहिए या फिर एटीट्यूड लोगों का जो इर्द-गिर्द है, वो हमेशा बदलते रहता है, हमेशा बदलते रहता है। और मुझे लगता है कि अगर आप उस माहौल में रहोगे कि यार आज मुझे लोग नहीं देख रहे, तो शायद आप ही पीछे रहोगे। इम्पोर्टेंट ये है कि भले आपको लोग भाव दें ना दें, लेकिन आपको अपने बारे में एक कॉन्फिडेंस रखना पड़ता है और आपको ये सोचना पड़ता है कि मुझे चलते रहना है, एंड दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। तो जिन लोगों ने आपके साथ शुरुआत की थी, जो शो में थे, चाहे जी। सीज़न 1 हो गया, जी। चाहे बाद में और जो आपने शो किया उसमें लोग थे, जी। कांटेक्ट है उनसे या बातचीत नहीं होती है? बहुत कम, बहुत ही ज़्यादा कम एक्चुअली। कभी-कभार एक आध दूसरा मैसेज हो गया, हाय हेलो हो गया, तो ही बातें होती है। लेकिन मुझे लगता, जैसे मैंने कहा कि वो जो इनसिक्योरिटी है वो सब में है। हम एक दूसरे को मिलके, कई बार ऐसा भी होता है कि मैं बताता नहीं हूँ कि मैं क्या गाना गा रहा हूँ या कहाँ मैंने जाके किसके लिए गाना गाया है, या वो भी हम लोग बताते नहीं एक दूसरे को। वी विल ऑलवेज बी लाइक कि ना हाँ ठीक है, चल रहा है, भगवान की दया से हो रहा है, नोबडी वांट्स टू। नहीं तो एक दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि जो 10 रुपए मिल रहे हैं तो 100 रुपए बोलो। हाँ। इतना बड़ा अपने आप को दिखाओ कि लोग अपने आप आपको रिस्पेक्ट देने शुरू कर दें। तो ये इट इज़ ऑल डिपेंड कि आप अपने आप को कैसे समझते हो, आप क्या सोचते हो अपने बारे में। अगर अगर आप अपने अंदर से कॉन्फिडेंट हो अपने बारे में, तो आपको दोनों पॉइंट ऑफ व्यू वाले लोग भी मिल जाए। जो एक तो आप मतलब बोले कि यार मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, या फिर कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो बोलेंगे कि भाई मैं तो ग्रेट ही हूँ। फिर भी आप अपने आप को देख पाओगे। ये दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू यही होता है कि आपको कहीं पर थोड़ा कम दिखाना है, और ये बैलेंस में कभी भी अटकना नहीं चाहिए, दूसरे के परसेप्शन में कभी अटकना नहीं चाहिए। यू शुड हैव योर ओन परसेप्शन, एंड दैट आई लर्न आफ्टर 20 ईयर्स। मुझे लगता है किसी की भी जर्नी में ना उसके आसपास के लोग बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, खासकर जी। ऐसे लोग
जो आपको ऑनेस्ट फीडबैक दें, जी कुछ वो भी होते हैं जो आप कुछ अच्छा करने जा रहे हो तो आपको खींचेंगे, जी कुछ आपको फीडबैक ही गंदा देंगे, गलत देंगे कि जी अगर आपने फॉर एग्जांपल अच्छा नहीं किया, अरे बहुत अच्छा गाया, जी या ये गाना नहीं गाना चाहिए, नहीं नहीं गाना चाहिए, या गाना चाहिए नहीं गाना चाहिए। जी आपके आसपास के लोग कैसे रहे? कभी किसी ने गलत मशवरा दिया है? फंसे हो इन सब चीज़ों में कभी? आ, मुझे लगता है कि गलत मशवरा आप कर सकते हो, मतलब कोई भी मशवरा मिलने के बाद उसको आपने कैसे लिया, हम्म वो सही में आपके लिए फायदेमंद रहा नहीं रहा, ये आपकी कृति या आपका काम डिसाइड करता है। हम्म तो मतलब सिंपल चीज, आप एक जुआ भी खेल रहे हैं, किसी ने हम्म बोल दिया कि भाई ऑल इन लगा दे, ही मस्ट बी थिंकिंग कि यार इसको लुटवा देते हैं। पर हो सकता है कि सामने वाले की कार्ड आपको पता नहीं है, आपने सपोज मान और लिए आप जीत जाए। और आप जीत भी सकते हैं। करेक्ट। तो ओपिनियन इज नॉट सही और गलत, उसको लेकर आपने कैसे आगे चीजें डिजाइन किया, कैसे बढ़े हो, इम्पोर्टेंट वो है। तो ओपिनियन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप अपने बारे में कैसे सोचते हो और आप अपनी चीज़ों को कैसे आगे रखते हो। कई बार ऐसे हुआ है, जैसे एक शो में मैं कोशिश करना चाहता था, लेकिन किसी ने बोला कि यार मत कर यार, अभी वही तुम सिंगिंग ही करते रहोगे, सिंगिंग रियलिटी शो क्यों कर रहे हो। तो मैंने एक टाइम में छोड़ दिया था, बोला कि यार रियलिटी शो ही नहीं करूँगा। तो अब आफ्टर मतलब कुछ सालों बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं यार, लोग मुझे टीवी से पहचानते हैं, टीवी पर देखना चाहते हैं। कई बार ऐसा भी हुआ है कि बहुत गाने भी किए, लेकिन फिर भी वो लोग आके मिल के बोल रहे हैं कि यार आप दिखते नहीं आजकल, टीवी पे नहीं आ रहे हो। तो वो उनका परसेप्शन है, यू नो और वो परसेप्शन लेके आप फिर आगे क्या करोगे, क्या कोई शो करोगे या करना चाहते हो, आप कहाँ अपने आप को सेटल डाउन करना चाहते हो, उसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड होती है। बतौर सिंगर ये प्रोसेस कैसे चेंज हो जाता है कि किस भाषा में गाना गाने वाले हो हाँ आप? हाँ जैसे भी आपका एक रिसेंटली मराठी गाना काफ़ी हिट जी हुआ, जी जी मिलियंस में व्यूज़ जा रहे हैं। जी वही हिंदी गाना या मराठी गाना, जिस भी भाषा का गाना गा रहे हो, हाँ। बतौर सिंगर क्या प्रोसेस रहता है? कुछ बदलता है? जब अगर आपको कोई भी भाषा में आप गाना गाने जाते हो हुँ, तो उसके 2-3 पहलू होते हैं। एक तो लैंग्वेज है, हुँ, फिर हर लैंग्वेज का तरीका अलग है बात करने का। जैसे आप हरियाणवी बात करो या राजस्थानी बात करो, वो ज़्यादा खड़ी लैंग्वेज है, वो हुँ, स्ट्रेट फॉरवर्ड, वो झगड़ा भी करते हैं प्यार से। उन मतलब अगर बाहर से कोई दिखेगा तो लगेगा कि यार झगड़ा चल रहा है, यू नो तो वो इमोशन को प्रोजेक्ट करने का एक उनका तरीका अलग है। हम महाराष्ट्रियंस में, अगर आप हमारे एरिया में आओ, मतलब महाराष्ट्र के कोस्टल एरिया में आओ, तो उधर ज़्यादा प्यार से बात करने का एक तरीका है। कैसे हो, ऐसा क्या हो रहा है, इस तरह से। तो वो इमोशन को समझने का इम्पोर्टेंस भी ज़रूरी होता है। आप अभी मैंने पंजाबी 2 गाने गाए हुँ, एक प्रोजेक्ट के लिए, तो उसके इमोशंस को समझने का तरीका अलग है। तो इट्स नॉट ओनली अबाउट कि आप लैंग्वेज कितनी फ्लुएंटली गा सकते हो या बोल सकते हो, बट उस माहौल की, उस रीजन की फीलिंग्स को आप कितने समझते हो, वो भी कभी-कभी इम्पोर्टेंट हो जाता है। एक सिंगर के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है आज के वक़्त में? हुँ, जैसे मेरी अमाल मलिक से बात हुई थी कुछ दिनों हुँ, पहले, और भी सिंगर से बात होती है। वो हुँ। बोलते हैं अविनाश, कभी म्यूज़िक लेबल बहुत परेशान करता जी, है, कभी हमारे गाने रिलीज़ ही नहीं हो पाते हैं, कभी प्लेटफ़ॉर्म नहीं जी, मिलता है, कभी रिकॉर्डिंग में चीज़ें फँस जाती हैं, कभी जी, प्रोड्यूसर नहीं मिलता है। आपके जी। अकॉर्डिंग एज़ अ सिंगर आज के टाइम में क्या-क्या चैलेंजेस हैं? पहले ऐसा था कि पहले बहुत लिमिटेड लोग थे, हुँ, और मतलब मैं जब आया 2005-6 के टाइम की बात कर रहा हूँ, तब मेरा एल्बम और कैलाश जी का एल्बम आया था सैयां। हुँ, दैट वाज द लास्ट हिट एल्बम्स, वही थे। उसके बाद पॉप म्यूजिक ही खत्म हो गया एक तरह हुँ, से कहे तो, और प्लेबैक ही था या फिल्म म्यूजिक ही था। सोशल मीडिया है, आप पॉपुलर हो सकते हो, लेकिन फिर जो आपका पहला क्वेश्चन था ना कि एटीट्यूड कैसे बदलता है, ये आज जो है वो सोशल मीडिया से ज़्यादा होने हुँ, लग गया है। आज भले मैंने 20 साल करियर बिताए हो, मैंने काम किया है, मैं एक प्रोफेशनल सिंगर रहा हूँ, मैं मतलब सीखा भी है, लेकिन फिर भी हो सकता है कि एक सोशल मीडिया पे जिसके मिलियंस में फॉलोअर्स है, और भले वो इतना अच्छा सिंगर ना हो बट पॉपुलर सिंगर है ऑन हुँ, सोशल मीडिया, ही विल गेट मोर वैल्यू देन मी।
और मुझे लगता है सोशल मीडिया सिर्फ एक्टर्स को वो अफेक्ट कर रहा है। नहीं, सिंगरों को भी है, हम्म सिंगरों के लिए भी है। अभी एक मतलब किसी का नाम ना लेते हुए मैं एक है म्यूजिक डायरेक्टर, वो अभी नॉन फिल्म म्यूजिक ज़्यादा कर रहे हैं। तो जब बिग बॉस ख़त्म हुआ मराठी, तो मैंने उनको भी कॉल किया कि यार आप अपने पोर्टल पे मेरे साथ भी गाना कर लो। तो बोला हाँ हाँ, करते करते, बट नहीं किया, हुआ ही नहीं। और फिर मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे अननोन चेहरों के साथ वो काम कर रहे हैं या उनके साथ गाने कर रहे हैं। तो मैं बोला ये कौन आदमी है जिसके साथ ये गाना कर रहे हैं। फिर देखा तो उनके मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, यू नो। तो क्योंकि बिकॉज ऑफ एल्गोरिदम ऐसा सेट हो चुका है कि वो लोगों को वैल्यू ज़्यादा मिलेंगी, वो लोग की का प्रोडक्ट जो है या कंटेंट जो है वो ज़्यादा फैलेगा, तो वैल्यू उनको ज़्यादा मिलती है। बट आप जितने ग्राउंडेड हो, जितना मैं आपको जानता हूँ या जितना आपके बारे में पता किया लोगों से या जो बताते हैं, जैसे आपके इंस्टाग्राम पे बहुत सारे नॉर्मल लोगों के साथ कोलैबोरेशन है। जी जी उनके रील्स, उनके पोस्ट मेरे को आप पे दिख रहे हैं। जी। तो वो इफेक्ट करता है क्या? वो मतलब क्योंकि मैं फॉलो करके मैं सबको सपोर्ट करता हूँ, मतलब अगर आप मेरा गाना कर रहे हो या कोई लोग भेज देते कोलैब के लिए, आई डोंट वांट टू मिसगाइड देम। अगर वो मेरे पे भरोसा रख रहे हैं और मेरे लिए कुछ कर रहे हैं, तो उनके लिए, उनके दिल में मेरे लिए थोड़ा सा प्यार भी है, एंड आई डोंट वांट टू लूज दैट लव। क्योंकि ऑडियंस एक हो या हजार हो, ऑनेस्ट अगर होगा ना एक आदमी भी, आपका ऑडियंस, तो वो भी आपके लिए काफ़ी हो सकता है, क्योंकि वही मल्टीप्लाई करते जाएगा आपको। 1 से 2 हो गए, 2 से 4 हो गए। यू हैव टू क्रिएट योर ओन ऑडियंस। और वो सबसे बड़ा पॉइंट ऑफ व्यू है जब आप एक्सेप्ट करते हो सबके कोलैब्स या शेयर करते हो। मैं बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स के भी कंटेंट को शेयर करता हूँ, करेक्ट। मैं उनसे बात भी करता हूँ, क्योंकि मेरे लिए मुझे लगता है कि हम जैसे जैसे जर्नी पास कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, नई चीज़ें बहुत जल्दी आ रही है, बहुत बहुत फास्ट डेवलपमेंट्स होती हैं, और वो एक्सेप्ट करने की ताकत होनी चाहिए। अगर रिजेक्शन करना अगर आपका सबसे पहला पॉइंट ऑफ व्यू रहा, तो आप हो सकता है पीछे रह जाओ। सो सर्वाइवल, सर्वाइविंग इन दिस इंडस्ट्री फॉर 20 years, ये सबसे बड़ा गुरु मंत्र अगर मेरे लिए कहूँ तो वो है कि नई चीज़ों को एक्सेप्ट करते जाना। बट वो भले ही गलत हो, उसमें कुछ अच्छाई ढूंढना, उसमें कुछ सही चीज़ें ढूंढना। और क्योंकि जब आप वो प्रोसेस में रहोगे ना, आपका मेंटल स्टेट बहुत सही रहेगा, और आपका मेंटल स्टेट अगर सही रहेगा तो आप हमेशा अपने लिए नए पॉजिटिव रास्ते ढूंढते रहोगे, और वो अपने आप बनते हैं। ये मैंने सीखा है, ये समझा है। और नई चीज़ों में अगर एआई जैसी चीज़ें हैं या ऑटो ट्यून जैसी चीज़ें हैं, इनको लेके क्या नज़रिया? क्योंकि अब तो एक्टर्स भी गाना गा रहे हैं ना, ऑटो ट्यून लगा दिया, हो गया गाना। अब उसकी एक्टर की स्पेसिफिक फैन फॉलोइंग है तो गाना हिट भी हो गया, वही गाने गा रहे हैं। प्लेबैक सिंगर, एज अ सिंगर इनसिक्योरिटी वाली चीज़ या उसका असर ऑटो ट्यून में अब तो, या एआई में, इनफैक्ट नरेंद्र मोदी की आवाज़ से अब गाने आ जा रहे हैं, खुद तो नहीं गा रहे। तो इस चीज़ को कैसे देख रहे हो आप? इसी को मैंने अगर मेरा एग्जाम्पल, मैं खुद का ही एग्जाम्पल लूँ यहाँ पर, जब मैं इंडियन आइडल बना था तो वो पहला शो था, रियलिटी शो, जहाँ पर लोग वोट करने वाले थे विनर के लिए। और उसके पहले ऐसा सिस्टम हुआ नहीं था, जजेस ही बैठते थे और सब कुछ। तो जीतने के बाद मुझे भी उसी तरह से एक क्रिटिसिज्म फेस करनी पड़ी कि यार ये थोड़ी ऐसे थोड़ी कोई सिंगर बन सकता है, ये लोग चूज करके देंगे मतलब थोड़ी सिंगर तो वो होगा जो और ज्ञानी लोग और बड़े विद्वान लोग आपको एक अप्रूवल देंगे कि बस सर आप अच्छे सिंगर हो, अब आप आ जाओ। अब ये नए लड़के आ गए, और बहुत सारी स्टोरीज भी आती थी, कह रहे ये लोग को बहुत जल्दी मिल गया। तो करियर में मैंने देखा है कि ये सारी चीज़ें चलती रहती है। अगर इस चीज़ को आप यहीं पे अगर सामने लाओगे तो आप आज भी बोलोगे एआई आ गया है, जिसकी वजह से कि सब कुछ इजी हो गया, ऑटो ट्यून है। पहले मुझे याद है जब प्लेबैक इंडस्ट्री में मेरे लेवल की सिंगिंग भी अगर आप कर रहे हो तो लोग बोलते थे कि ऑर्डिनरी है, क्योंकि सोनू जी जैसे लोग बैठे हुए हैं, उदित जी जैसे लोग बैठे हैं। वो आज जिसके फॉलोअर्स है वो बड़ा सिंगर है या बड़ा एक्टर है, तो ये चेंज है, ये बदलाव है। उस चीज़ को अगर पॉजिटिवली ले सकते हो,
समझ सकते हो और उसके साथ काम करते रहो, तो बदलाव तो आप अपने लिए अच्छा करोगे, क्योंकि इम्पोर्टेंट एट द एंड ऑफ द डे इवेंचुअली करना क्या है, आपको अपना अच्छा दिखना है ना। तो वो मैं एक्सेप्ट करने की क्षमता मेरे अंदर मैं बढ़ाते जा रहा हूँ और अभी तक वही कर रहा हूँ। आपने इंडियन आइडल का जिक्र किया और मेरे जहन में वो तस्वीर आ गई कि अभिजीत खड़े हैं स्टेज पे और जी। सामने अनु मलिक, फराह और सोनू सोनू जी, जी हाँ बैठे हैं। जी। क्या कुछ यादें इंडियन आइडल से, और एज अ जज वो तीनों कितने अलग थे, उनमें क्या कॉमन था, अब बात होती है हाँ नहीं, हाँ हाँ उनके फीडबैक्स होते हैं ना जब हम लाइफ में आगे बढ़ते हैं। हाँ तो फॉर एग्जाम्पल उस वक्त अगर आपको सोनू निगम ने किसी चीज के लिए डांटा या हाँ समझाया कि यार अभिजीत ये अच्छा नहीं था, इसको ऐसे हाँ गा सकते थे, बट तब हमें लगता है अच्छा था यार, बट अब हाँ देखते हैं तो लगता है नहीं यार बात तो सही थी। हाँ, तो करेक्ट। वो सारी चीजें कैसे देखते हो आप? मैं एक्चुअली, आपने जो पहला सवाल भी पूछा ना कि आप किन किन से टच में हो, हाँ। तो मैं कंटेस्टेंट से ज्यादा मैं कहूँगा कि मैं सोनू जी से ज्यादा टच में हूँ। आहा। या अनु जी से कभी कभी हाय हेलो हो जाती है। ये लोग हैं क्योंकि, तो यही मैं देखकर समझ में आता है कि जो लोग बड़े होते हैं वो लोगों को पता है कि ये जो गुरु मंत्र कहिए या की कहिए, सक्सेस की कहिए, ये इनको पता है, ये लोग ट्वीक करना जानते हैं और वो इंस्पिरेशन लेते लेते ही इस पूरे माहौल में मैं जीने की कोशिश कभी कभी करता हूँ। और इसीलिए मुझे लगता है कि इंडियन आइडल जब हुआ भी था हम्म। तो जो जो चेंजेस थे, जो बदलाव थे, उसको पॉजिटिव ही लेने की कोशिश मैं करता रहा। और मुझे याद है मैं पहली बार तभी तो इतना था नहीं, मतलब लोग देखते नहीं, मतलब आप मान लीजिए कोई स्टार दिख गया तो बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। मुझे याद है हम लोग कार्टर रोड पे घूमते थे बैंड स्टैंड में कि कोई कॉफ़ी शॉप में जॉन अब्राहम बैठा हुआ दिख जाएगा या कोई कोई एक्टर दिख जाएगा, तो वो एक कल्चर था। वहाँ से उठ के आप एक शो में आते हैं और सामने आपके जिनको आपने जिनसे आपने सब कुछ सीखा है, म्यूज़िक मतलब एकलव्य की तरह, वो आपके सामने बैठे हैं। तो क्या मतलब एक अलग ही फीलिंग होगी, आप गा भी नहीं पाओगे। मुझे याद है एक नीचे एक छोटा-सा एक लेबल था इंडियन आइडल का, जैसे अभी आज हमने सीट्स वीट्स लग दिए ना, ये मार्क है। वी कांट मूव इट। मूव करेक्ट। तो वैसे ही वहाँ पर एक मार्ग था जहाँ पर आपको खड़े होके गाना गाना है। और मुझे याद है कि मैं सोनू जी को पहली बार देखकर मुझे ऐसा लगने लगा कि एक नीचे से कुछ तो करंट पास हो रहा है। एंड मैंने 2-3 बार नीचे देखा, मैं बोला कि कहीं इन लोग का कारपेट के नीचे से कोई वायर तो वायर कहीं वगैरह, हाँ। ये नहीं है जो मुझे ऐसा शॉक दे रही है या वो ये हो रहा है। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये जो एक फ़ैन का जो रहता है ना, अनकॉन्शियस माइंड आपका वर्क करने लगता है। आप कभी-कभी होता है ना कि यार यार मैं अजीब-सा बिहेव कर दिया यार उसके सामने, मैं फलाने को मिला और यार मैं तो एकदम से ये हो गया। बट वो आपका नेचुरल, वो रियल है, वो आपका जेन्युइन चीज़ है। और वो एक स्टार की तरह, स्टार को देखने के बाद एक एक फ़ैन की तरह वो मेरा भी तभी पहली बार मैं तीनों को देखकर वो मेरे लिए भी बहुत अमेज़िंग एक्सपीरियंस था सबसे पहले। जब दोबारा मिलते हो इन सब लोगों से, पुरानी बातें होती हैं या ठीक है हो गया, अभी अब नए बात करो, अभी क्या कुछ चल रहा है वो सब बात हाँ, करो? नहीं अभी नई बातें होती है। हाँ। कभी-कभी अभी उनके गाने आए तो वो बात करते, कभी-कभी सोनू जी 1-2 बार मिले तो घर के बारे में पूछते हैं, फैमिली के बारे में पूछते हैं। ज़्यादातर काम से ज़्यादा इन चीज़ों पे हम लोग बातें करते हैं। कभी फिलोसॉफ़िकल बातें होती हैं। तो इस तरह से चीज़ें होती हैं लाइफ। जिंदगी में क्या कुछ बदलते हुए देख रहे हो पर्सनल हुँ, लाइफ हुँ, में, हुँ। प्रोफेशनली कनेक्ट करते हुए? हाँ, बहुत सारी चीज़ें बदली। जैसे अगर फ़ेज़ेस में ही जाएँगे हम लोग तो इंडियन आइडल से पहले एक फ़ेज़ ये थी कि यार मैं ये प्रोफ़ेशन में तो काम कर पाऊँगा क्या कि नहीं? क्योंकि मेरी कोई पहचान नहीं है, मेरे कोई गॉडफ़ादर्स नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है, ना ही मेरे घर का बैकग्राउंड है कि म्यूज़िकल बैकग्राउंड है तो मुझे काम मिलेगा, नहीं मिलेगा पता नहीं। तो मैं कहाँ अपने आप को स्टैंड कर पाऊँगा, ये था। अब स्टैंड तो कर लिया आपने, आइडल जीत गए आप, लोग चल रहे हैं, पर अब इंडस्ट्री में कहाँ स्टैंड कर पाऊँगा, उसके लिए एक फ़ाइट रही। उसके लिए एक ये हमेशा एक बदलाव आते गया कि आपका नेचर बदल जाता है, आप चीज़ें सीखते हो। अब आने के बाद, अब इस टाइम, इस मोमेंट पर मुझे अभी लगता है आफ्टर स्पेंडिंग 20 इयर्स कि इम्पॉर्टेंट है कि आप
जो आपके हाथ में है वो अच्छा करने की कोशिश करो, और जितना आप अच्छा कर सकते हो, जितना आप लोगों को एक सही आपकी छवि दिखा सकते हो, दैट वर्क्स बेटर देन एनीथिंग एल्स। जब कोई भी गाना आपके पास आता है, जी। ऑफर होता है, जी। म्यूजिक डायरेक्टर्स या म्यूजिक कंपोजर्स अलग अलग कैसे ब्रीफ देते हैं? फॉर एग्जांपल अगर शंकर एहसान लॉय जी। या हिमेश रेशमिया, उनका ब्रीफ जी। कैसे बदलता है और इससे कितना फर्क पड़ता है कि वो गाना कौन से एक्टर के लिए है? जी। मैं सबसे पहला गाना जो गाया था वो हिमेश जी के लिए गाया था, आशिक बनाया आशिक आपने में। बनाया आपने। तो वो जब गाना गाने में गया था तो एक अलग ही प्रोसेस था। मुझे हमेशा, मैं पहली बार एक तो एक फ़िल्म के लिए गाना गा रहा था, बड़े एक्टर्स के लिए गाना गा रहा था, और मुझे लगा कि यार ये लोग मुझे बैठ के समझाएँगे गाना, सिखाएँगे, बताएँगे, क्योंकि हमने स्टोरियाँ सुनी थी, महीने-महीनों की प्रैक्टिस चलती है, और फिर प्रोसेस समझाया जाता है, फ़िल्म का बैकग्राउंड समझाया जाता है, और यहाँ पर मुझे उन्होंने बोला कि ये गाना है, 2-3 बार सुन ले, अभी चलो गाते। तो मेरे लिए एकदम से ऐसा एक्सपीरियंस था कि यार मतलब क्या एग्जैक्टली क्या समझना है या क्या चाहिए मेरे, मैं क्या प्रोजेक्ट करूँ। तो मेरे लिए वो बहुत डिफ़िकल्ट था तभी। और कई बार ये ऐसा होता था कि मैं गा रहा हूँ और मुझे नहीं समझ में आ रहा कि एग्जैक्टली उनको क्या चाहिए, बट उनको पता चल रहा है कि एग्जैक्टली मेरे से क्या निकलवाना है। जैसे मैंने एक गाना मिथुन के लिए गाया था, एक शख्स मेरे एल्बम के लिए उन्होंने कंपोज किया था। तो वो गाना जो है वो एक सैड सॉन्ग है, और मैं जब गा रहा हूँ तो एज अ सिंगर मेरे लिए सबसे प्रायोरिटी रहती है कि सुर में गाऊँ, सुर लगे, जो आप कह रहे हैं ना ऑटो ट्यून वाला, तो वो नहीं पड़ना चाहिए। वो एक कहे कहे तो एलिगेशन टाइप है एक सिंगर के लिए कि यार ऑटो जो ट्यून, कोर सिंगर्स हैं उनको आज भी हाँ हाँ, उससे परहेज है। हाँ ट्यूनर ही लगता है, जी या वो नहीं होना चाहिए। जी। तब तो बहुत ज्यादा था। पर पर वो बोल रहे कि नहीं नहीं नहीं, मेरे को ये, मैं बोला बहुत खराब टेक है ये लाइन मैंने बहुत अच्छे से नहीं गाई, मैं और एक गाता हूँ। बोलते नहीं नहीं, मेरे को इमोशंस बहुत अच्छे लग रहे हैं इसके। तो वो ही है कि एक परसेप्शन आपका है, एक परसेप्शन उनका है, और एट द एंड ऑफ द डे अ म्यूजिक डायरेक्टर इज द हीरो ऑफ द फिल्म या दैट सॉन्ग। तो वो ही डिक्टेट करते हैं, और वो ही आपको चाहेंगे कि मेरे को ये चीज़ चाहिए। कई बार ऐसा भी, मैं एक बार गया था गाना गाने, साजिद वाजिद जी का गाना था, और मैं सुन रहा हूँ, उन्होंने मुझे दूसरा गाना सुना है, एक बड़े सिंगर का गाना, और मैं बोल रहा हूँ कि यार सर ये बट ऑफ लग रहा है, इधर उधर से हिला हुआ है। तो नहीं नहीं नहीं, बट मेरे को गाना बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे को सुनने बहुत मजा आ रहा है, उनका एक्सप्रेशन बहुत अच्छे लग रहे हैं, मैं इसको सही कर लूँगा। तो उनका एक परसेप्शन है, उनका एक उस चीज़ को देखने का नज़रिया जो है वो है उनका, एंड देन वी हैव नो राइट्स टू क्वेश्चन देयर ओन थिंकिंग, क्योंकि वो पूरे प्रोसेस में रहे। हम तो बीच में एक बीच में आ जाते हैं ऐसे काम करने के लिए, पर गाना शुरू जिससे पहला सुर लगने से उस गाना लिखने से वो पूरे प्रोसेस में एक म्यूजिक डायरेक्टर और एक राइटर रहते हैं, तो लिरिसिस्ट रहते हैं, तो उनका सबसे पहला इम्पोर्टेंस है। और फिर लगा कि ठीक है, आप ये लोग जो बोलेंगे उसको मुझे फॉलो करना है, और कितना अच्छे से मैं फॉलो करता हूँ यही इम्पोर्टेंट चीज़ है। फिर बाद में एक टाइम आया जब अभी मैं कह सकता हूँ कि अब मुझे मालूम है कि इमोशंस क्या एग्जैक्टली चाहिए, या ये अगर ये बोल रहे कि अभिजीत वो जो नोट है ना, तुम थोड़ा सा हाई स्टाइल से गा सकते हो क्या, तुम तो तुम मत करना, तुम। तो ये चीज़ें फिर समझ में आने लगी कि अच्छा ये कहना चाहते हैं, या किस तरह से हम मिमिक करें उस सुर को, स्पेशली जो 3-4 तुम ये भी हो सकता है, तो वो नहीं करना है। तो ये सारी चीज़ें जो है, डिटेलिंग जो है, वो आहिस्ता आहिस्ता समझ में आने लगी। अब मैं समझता हूँ कि मैं ज़्यादा परिपक्व सिंगर हूँ देन बिफोर। आप जब ये सारी चीजें बता रहे थे, जी। मेरे बैक ऑफ द माइंड चल रहा था रॉकस्टार का वो सीन, हाँ शहर में हाँ तुम्हें धुन थोड़ी सी छूट हाँ रही है हाँ यार। हाँ क्या कुछ होता है म्यूजिक स्टूडियोज में, ऐसे भी होता है? होता है। हाँ और मतलब ये बहुत सारी, आपने एकदम से दुखती रग पे हाथ रख दिया क्या वैसे बात कर रहे हो? सिंगरों की। हाँ, हाँ
होता क्या है ना, मतलब मैंने बहुत सारे म्यूजिक डायरेक्टरों के साथ काम किया है, बहुत अलग अलग काम, बस ज़्यादा गाने शायद ना आए हों, लेकिन मैंने ऑलमोस्ट सबके साथ काम कर लिया है। तो जो नए म्यूजिक डायरेक्टर्स हुआ करते थे, उनमें खुमखुमी होती थी, एक कहे तो एक ना एक वो रहता था, फायर रहती है कि यार ये सिंगर को मैं अटकाऊंगा। ओह, ऐसा भी होता है, हाँ। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, अब बहुत बेटर हो गया, मतलब मैं आज के बच्चों को पता ही नहीं है कि स्ट्रगल होता कि है। क्या होता है। आप माइक के पीछे जब जाके गाते हो, आप ये पुराने सारे जो हमारे लेजेंड्स हैं उनसे आप बैठ के ऐसे पूछिए ऑफ कैमरा, वो बताएंगे आपको स्टोरीज। और कहीं कहीं पे वो लोग रिबेल भी होते गए, मैं तो ऐसे ही दूंगा, मेरा यही टेक है, हम नए थे, यंग थे। अब वो सर बोले नहीं यार मेरे को मजा नहीं है। हाँ ठीक है, आपको मजा नहीं है, लेकिन क्या करूँ, अभी मैं नाचूं माइक के भी, क्या मजा क्या चाहिए आपको, है ना। नॉट अंडरस्टैंडिंग एग्जैक्टली। और ये और वही पुराने एक म्यूजिक डायरेक्टर के साथ जो ऐसे है, ज़्यादा स्टबर्न कह सकते हैं, या मुझे ऐसा ही चाहिए, तुम ये सुर के बाद ए के बाद बी ही लगाओ, नहीं तो मुझे, और वो भी उसके बीच में इतना ही गैप रखो। एक सिंपल मैं तरीका समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो करने के बाद भी नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। बट इम्पॉर्टेंट गायकी में सिंगरों के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट यही है कि आपको कितना भी कोई अटकाने की कोशिश करे, वो आखिरकार हार मान लेगा, क्योंकि काम तो आपसे ही निकलवाना है। आपको स्टूडियो में बुला लिया उसने, आपसे ही काम करवाएंगे। इम्पोर्टेंट ये है कि भाई ठीक है सर, ठीक है, कर देंगे, हो जाएगा सर। हाँ अच्छा ये बोल रहा, ओके ओके, कुछ नहीं समझा है। हाँ हाँ अरे ओ अच्छा, हाँ ठीक है ठीक है। वही शहर में, तो वो जहाँ पे अटक जाता है, जहाँ पर वो बोलता है कि मैं नहीं करूँगा, मेरे से नहीं होने वाला है, मुझे नहीं पता क्या चाहिए, मुझे नहीं पता आपको ढूंढ क्या रहे हो चाहिए। मुझे? हाँ, वो नहीं कर सकते आप यहाँ पर। हाँ। यू हैव टू बी, कोई तो आके वो बोले शहर में हूँ मैं तेरे, टाटा टाटा टाटा, तो ये है तो अच्छा टाटा टाटा टाटा, मतलब यू गेट इनटू उनका एक वाइब में और बोलो कि हाँ हाँ समझ में आ गया सर, और फिर आपने कहा दिया, फिर अरे यही तो चाहिए था, मन में बोल रहा मैं यही कर रहा हूँ कब से। तो ये है चीजें। आप क्योंकि आर्ट फॉर्म में क्या है ना, बेसिकली एक चीज ये है कि देर आर नो नंबर्स। आपके पास कोई प्रोजेक्ट नहीं है कि आप बोलोगे कि भाई मेरे को 100% मार्क्स चाहिए, ठीक है, आप पढ़ाई करके जाओ और आपको नंबर मिलते हैं, तो आप बोलोगे हाँ मेरे को 80% मिले, हाँ ठीक है, वेरी गुड, दिस इज अ गुड मार्क, दिस इज, यू हैव अ बेंच मार्क। आर्ट में कुछ बेंच मार्क ही नहीं है, जो आपको, वही परसेप्शन की बात है, जो आपको अच्छा लगता हो, शायद मुझे ना अच्छा लगे। ना अच्छा लगे, ये आई थिंक मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि मैं कुछ दिनों पहले रहमान साहब के साथ बैठा था बातचीत के लिए, और उन्होंने मेरे को ऐसे ऐसे गाने बताए जो आज आइकॉनिक है, लेकिन लोगों ने रिजेक्ट कर दिए तब। हाँ, तो मैंने कहा इससे अलग क्या ही हो सकता है फिर अब। मतलब मैंने एक स्टोरी रहमान साहब की सुनी थी, जी। आई थिंक लगन के टाइम की, कि वो गाना बना रहे थे, उनके पास आए डायरेक्टर साहब और बोले कि यार कुछ किया है क्या, तो बोले हाँ हाँ मैं किया है, सुनो। तो सुना तो अंदर चिक चिंग चिक चिक चिंग चिक चिक, ऐसे एक से वो खंजीरा बज रहा है, एक से वो बज रहा है। तो उन्होंने हेडफोन निकाला, बोला कि अभी मैं इसको क्या रिएक्ट करूँ, ये तो इतना ही है, तुम मतलब क्या कर रहे थे। तो बोले कि मेरे को मालूम है मैं क्या कर रहा हूँ, आपको मैं बना के दे दूंगा चीज़, ये मेरे दिमाग में परसेप्शन है, और फिर वो जब कंप्लीट हो जाएगा तब सामने वाले को भी अच्छा लगे नहीं अच्छा लगे, डिपेंड है। पर है क्या है ना, वो कहते ना कि आपके काम का सबसे पहले ऑडियंस आपका वो क्रिएटर ही है, तो उसको पसंद आना चाहिए। बट आखिरकार आपको आके तो वहीं पे काम करना है ना, और अगर आप ये सोचते हो तो आप अपने आप को चेंज करो, आप वो चेंजेस लाओ जिससे कि इंडस्ट्री में बदलाव आए। जैसे मैंने देखा है, जब 2005-06 में मैंने शुरू किया और मैं जब गा रहा था, तो ये सारे हिमेश जी से भी पहले के अन्नू जी, और वो लोग मतलब देवर हैवी मेटल म्यूजिक डायरेक्टर्स, उनके सामने हम 20-25 साल के बच्चे,
वो बोलेंगे नहीं नहीं अभिजीत यार क्या कर रहा है यार तू, यार मेरे समझ में नहीं आया। तो तुमको सुनना पड़ता था और वो बोलते थे। उसके बाद जनरेशन सबसे चेंज हुआ। खड़ी बोली आई थिंक वही बोलते थे जितने भी लोग हाँ, रहे। सीधा बोलते थे। मैं क्या सोच के आए थे, क्या क्या बोलना पड़ रहा क्या था यार ये। क्या कर रहे हैं यार। जतिन ललित, आप नहीं मजा आया अभिजीत, ये लाइन ऐसा नहीं है यार, तेरे को समझ भी नहीं आ रहा है। वो बोलते थे सीधा, और हमें उस चीज को, उस गुस्से को या उस ह्यूमिलिएशन को साइड में रख के वो क्या बोलना चाहती है, क्या समझाना चाहते हैं, उसको समझने की जरूरत ज्यादा होती थी। उसके बाद टाइम चेंज हुआ। ऐसा टाइम आया जब शंकर भाई, शंकर महादेवन साहब और विशाल शेखर की या प्रीतम दा, ये लोग इतने पोलाइट है, इतने सॉफ्ट स्पोकन है। अभिजीत यार मेरे को वो जगह का ऐसा करके देगा क्या, देगा क्या, ये नहीं बोल रहे। उनका गाना है, एक काम करना तू, थोड़ा सा वो चीज है ना, वो थोड़ा एक बार फिर से गा दे। नहीं नहीं सर मैं पूरा गाता हूँ ना। नहीं 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 पूरा नहीं, मत क्यों, अच्छा तो गा दिया, ठीक है हो गया ना। मतलब मैं शंकर भाई के लिए गाना गाने गया था, चिटागोंग करके फिल्म थी। हाँ। नवाज साहब थे और मनोज बाजपेयी भी थे। तो और बहुत बढ़िया गाना था, बेचैन है अपने, ऐसा बहुत अच्छा गाना। और मैं आई वाज सो, मतलब जोश से भरा हुआ कि यार ये इतना अच्छा गाना मिला है मेरे को, तो जबरदस्त गाना है, मैं 6-7 घंटे पूरे लग जाऊंगा गाने के लिए। और पहला टेक गया, अरे बेस्ट है, बस सब सर ऐसा मत करो। मैं अंदर से, ऐसा मत करो प्लीज, मेरे को और अच्छे से गाएगा। और मैं नहीं 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 अरे एकदम सही हो गया है सर, पहला टेक, हाँ हाँ पहला टेक सही है, खत्म। तो 15 मिनट में बाहर इसमें से, डबिंग रूम से। तो हर किसी का प्रोसेस अलग है, समझने की तरीका अलग है। अब वो कल्चर चेंज हो गया, अब सब लोग आपसे रिस्पेक्ट से बात करते हैं, तो आ रहा है, अभी कल्चर अलग अलग हो रहा है। बट ये इन्होंने चेंजेस लाया ना, उनके करेक्ट। देखकर इन्होंने चेंजेस लाए। अब आप अगर ऐसा सोच रहे हो तो आपको चेंजेस लाने पड़ेंगे। आप ले लो वो कंट्रोल अपने हाथ में और करो चीजें। आपने अभी किस्सा बताया कि कैसे आप सोच के गए थे कि बहुत मल्टीपल जी। टेक्स दूंगा, एक बार में हो गया। कभी हाँ उसका वैसा वर्सा हुआ है कि हाँ एक ही किसी गाने के लिए बहुत ज्यादा टेक्स देने पड़ गए हो? हाँ ऐसे वो तो जैसे मैंने कहा पहले के हम्म। डायरेक्टर्स के साथ बहुत बार होता था। हम्म। जैसे मिथुन के साथ जब गा रहा था हम लोग, एक शख्स में गा रहा था, जो मेरी सेकंड एल्बम जुनून का गाना था। तो उन्होंने, उनके लिए मैंने गाया, तो उन्होंने जो गाना डिज़ाइन किया था वो बहुत एक कह सकते कि स्ट्रॉन्ग वॉइस वाला गाना था। स्ट्रॉन्ग वॉइस, एक शख्स रास्त, इस तरह से थोड़ा सा है ना, थोड़ा सा इन्फ्लुएंस आतिफ असलम का भी था, क्योंकि उन्होंने तभी वो लम्हे और उनके भी 2-3 गाने आए थे तभी आतिफ के साथ। तो एक वो एक था तरीका। अब वो मेरे से नहीं हो रहा है, और मैं लगा हुआ हूँ ताकत लगा के, करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं नहीं हो रहा है। मिथुन भी बोल रहा है कि भाई एक काम करते हैं, मैं तुम्हारी वॉइस के साथ ये गाने को मोल्ड करता हूँ, अलग से करता हूँ। और फिर उन्होंने और एक सॉफ्टर वर्जन बनाया, और थैंकफुली वो मेरा ही एल्बम का गाना था। ही कुड हैव डन दैट, ही कुड हैव, मतलब उनके वो कर पाए वो चीज़। अगर ये प्लेबैक के लिए होता तो मैं ही रिप्लेस हो जाता, बट वो गाना मैं 3-4 बार गा दिया अलग अलग, एक दिन 6 घंटे लगा दिए, फिर दूसरे दिन आके वापस लगा दिए, फिर उन्होंने चेंज किया गाने को, फिर वापस आके बुलाया और फिर मैंने गाया। विशाल शेखर सेम ऐसे ही, आके मैंने पहला टेक गा दिया, मतलब तो बोला हो गया। मैं बोला सर मैं तो अभी वार्म अप कर रहा था, मैं तो सिर्फ ट्यून समझ, नहीं नहीं ये बहुत अच्छा है, बहुत मेरे को, मैं हमेशा पहला टेक रखता हूँ बोलते हैं, मैं पहला टेक में मेरे को मिल जाता है, मतलब ठीक है। तो ऐसा है, चीज़ें अलग अलग है। कभी रिप्लेस हुए हो? अभी आपने बोला। बहुत बार रिप्लेस होना तो आई थिंक सिंगर्स के लिए सबसे वो उनका क्या बोल सकते हो, वो है ही उनके लिए मैंडेटरी है। कोई भी सिंगर हो, मैं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली मी, बिगेस्ट सिंगर्स, क्योंकि एक फिल्म के लिए कैसा है, एक डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, वो तो मेन शिप चला रहे हैं। वो म्यूजिक डायरेक्टर को बोल देंगे कि नहीं यार मेरे को ना वो फलाना सिंगर ही चाहिए, चेंज। मैं एक बहुत ही बढ़िया गाना गा दिया था, और मुझे लगा कि यार ये एक बहुत बढ़िया अच्छा गाना है, बहुत बड़ी फिल्म थी, और मैंने अच्छा भी गा दिया था, मुझे मालूम था ये अच्छा है।
जब रिलीज़ हुआ तो मेरी आवाज़ ही नहीं थी। तो मैंने पूछा कि सर क्या हो गया? वो अच्छा तो हुआ था, आपने भी पसंद किया, क्या हो गया वो गाना? अरे नहीं यार, वो डायरेक्टर बोल रहे थे मेरे को वो फलाना सिंगर ही चाहिए, तो रिप्लेस हो गया। तो ऐसा है। तो ऐसी चीजों में पेमेंट मिलता है या नहीं मिलता है? नहीं मिलता। क्योंकि आप तो अपना काम करके आए ना, बाद में आपको हटा दिया। नहीं पेमेंट नाम की चीज़ जो है ना, वो है ही नहीं कहीं प्लेबैक है बट में। मिलती नहीं है। नहीं है ही नहीं प्लेबैक में। प्लेबैक में सिंगरों के लिए पेमेंट्स वो है ही नहीं पार्ट। आप ये मैंडेटरी समझा जाता है, या एक तरह से समझा जाता है कि भाई तेरा गाना हिट हो जाएगा तेरी आवाज़ में, कल तेरे को शोज मिलेंगे, तू तो कमाएगा ही ना। बट ये कितना सच्चाई है कितना है वो तो बाद में पता चलेगा। और कमीशन जैसी चीज भी कुछ होती है क्या? जैसे कास्टिंग में हाँ, होती है कि हम आपको फिल्म दिलवा देंगे, इतना परसेंट आपकी फीस का हम ले लेंगे, कुछ लोग करते हैं। कमीशन होगी कहाँ जब पैसा ही नहीं है। अच्छा, उसके बाद भी नहीं? है ही नहीं, पैसे ही नहीं है। मैं मतलब प्लेबैक के लिए, प्लेबैक सिंगरों के लिए पैसे जो है वो बहुत ही छोटा अमाउंट है। एक गाना गाने के लिए बहुत, एक गाना गाने के लिए एक सिंगर मान लीजिए 10 रुपये चार्ज कर रहा है, या वो बोल रहा है कि मुझे 10 रुपये चाहिए, तो वो अपने शो से 1,000 रुपये कमा रहा है। हम्म। तो यही एक कॉन्सेप्ट से सब लोग सोचते हैं कि देखिए है ना तुम्हारे पास पैसे तो वहाँ से आएंगे ना तुमको, गाना तो तुम ले लो, वो 10 रुपये क्यों देख रहे हो, वो बाद में मिलने वाले 1,000 रुपये के बारे में उस सोचो पे ना देखो। तुम। और वो कहीं पर सही भी है, मतलब है चीज़ें। तो आप कहाँ, आप वो एथिक्स पकड़ के बैठोगे अपने कि नहीं 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 मैं काम करूँगा तो मुझे पैसे चाहिए, या फिर आप ये बोलोगे कि नहीं नहीं वो ये भी है पॉइंट। और जो लोग एथिक पकड़ के बैठते हैं वो फिर उनको भी प्रॉब्लम आ जाता है। तो आज आज की तारीख में तो आप मैं अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने कभी भी नहीं पूछता हूँ मैं। हाँ, मैं कहाँ पूछता हूँ पैसे, जो प्रोजेक्ट ही छोटे होते हैं, या कोई ऐसे गाने आ जाए जो मुझे नहीं करने हैं कभी कभी, या ऐसा कोई चीज़ें आ जाए तो फिर वहाँ पर हम लोग रेट बता सकते हैं। बट जहाँ पर हमें पता है कि ये म्यूजिक डायरेक्टर बड़ा है, ये फिल्म बड़ी है, वी नेवर आस्क अबाउट मनी एंड थिंग्स, वी नेवर डिस्कस ऑल्सो, आई डोंट थिंक। बट अभी प्रोफेशनलिज्म बहुत बढ़ चुका है। अब की तारीख में सारे म्यूज़िक डायरेक्टर्स कहिए या सिंगर्स, मतलब उनको पता है कि भाई इसने 10 गाने गा के गया, 10 गाने आए ना लगे ना फिल्मों में, हाँ हाँ लगे सर, ठीक है उसका पेमेंट फिर कर दो और फिर आपकी क्रेडिबिलिटी कितनी बढ़ जाती है। अभी सोनू जी आएंगे, सोनू जी को आप बुलाओगे तो ऑफकोर्स आपको उनकी फ़ीस चार्ज देना ही देनी ही पड़ेगा। पड़ेगी। फिर आप गाना रखो नहीं रखो वो आपकी, वो अलग चीज़ है, बट पैसे तो देने पड़ेंगे। बतौर एक्टर भी आपने काम किया है, जी, कैसे वो शुरुआत कैसे हुई? वो एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था मेरे लिए, क्योंकि मैं इस फील्ड का हूँ नहीं। मैं जैसे मैंने कहा कि मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं है, मैं म्यूज़िक सीखता था एंड देन इंडियन आइडल हुआ। 6 महीने के बाद पूरा सब कुछ बदल गया। तो इतनी पॉपुलैरिटी की वजह से ना बहुत सारे लोग आते थे फिल्में लेकर कि ये फिल्म है, वैसे हिंदी फिल्म है, हाँ, कि कोई कैरेक्टर, अभी हम लोग बात वही कर रहे थे कि कोई कोई कैरेक्टर ऐसा लेके आया जहाँ पर मैं एक छपरी हूँ यू नो, वो लड़कियों के पीछे घूमता रहता है। बोला यार तुम क्या सोच के, मेरा चेहरा देखो, मैं खुद को देखो, तुम मतलब कैसे सोच सकते हो मेरे साथ, यू नो। या फिर कभी कोई आ गया बोल रहा है कि तुम ना एक बहुत अच्छे लड़के रहते हो, तो हाँ अरे वाह वाह ये चलो अच्छी स्टोरी लग शुरुआत रही है, सही हाँ है, हाँ। शुरुआत अच्छी है। तुम एकदम सिंपल लड़के रहते हो, एकदम छोटा मोटा अपना काम करते हो, बट तुमको आदत होती है खून करने की कौन है ये राइटर? तो ये सब चीजें हैं, ये मतलब हो रहा था ये तभी। उसमें एक फिल्म आई जो लॉटरी जो थी वो मुझे लगा कि ये स्टोरी सुनने लायक है, करने लायक है और मैं कर सकता हूँ। लेकिन मैंने कहा कि मैं सीखूंगा एक्टिंग, जो क्राफ्ट है, जो जिस तरह से एक प्रोसेस है उसको सीखूंगा। मैंने एक टीचर लगाए, मराठी इंडस्ट्री के हैं वो, अभी ड्रामास बहुत करते हैं, मंगेश करके, तो उनसे मैंने क्लासेस लगाना शुरू किया, सीखना शुरू किया। और फिर वो जो समझा रहे थे, जो एक एक्टर का प्रोसेस समझा रहे थे, उस पूरा जो क्राफ्ट होता है उसको कैसे समझना है,
जैसे कई ऐसी चीज़ें हैं जो नवाज साहब कैसे काम करते थे, या नसीरुद्दीन शाह साहब ने कैसे काम किया है, या एक एक रोल को कैसे समझा है। ये प्रोसेस जब सुनने लगा ना, तो मैं एक हिस्ट्री का भी स्टूडेंट रहा हूँ, मुझे हिस्ट्री बहुत पसंद है। तो ये जब कहानियाँ आप सुनते हो तो इम्प्रेशन जो है उस चीज़ के बारे में, वो और ज़्यादा जो दर्जा है वो बढ़ जाता है, रिस्पेक्ट बढ़ जाता है। और तब मुझे लगा कि कैरेक्टर रोल्स जो है वो कितना अमेजिंग चीज़ है, कि आप एक रोल को समझो, उस आदमी को समझो, उस प्रोसेस को समझो। तो मज़ा आ रहा था ये सब सुनने के लिए। बट मैं वो फ़िल्म में उतार नहीं पाया, क्योंकि मैं बस उस टाइम में वो मैं टाइम की बात कर रहा हूँ जब रील्स हुआ करते थे, वो फ़िल्म हुआ फिल्म करती थी। रील्स, करेक्ट, हाँ। वो फ़िल्म का पूरा एक डब्बा हुआ करता था, और वो डब्बे जो होते थे कार्ट्रिज बोलते थे उसको, तो वो लगते थे कैमरा में। आज जैसे डिजिटल डिजिटल नहीं नहीं था तब था। उतना, हाँ। हाँ, अब जो छोटी फ़िल्में होती थी, उनके पास सबसे लिमिटेड कार्ट्रिजेस होते थे, तो रीटेक कम रीटेक के से कम, स्कोप कम रहते थे, हाँ, हाँ। कम रहते थे। वो बोलते थे आप रीटेक मत करना। मैं बोल तो वो गाने वाली सीन होती थी कि बोले कि आए तुम, बोले कि यार आज का दिन बहुत खराब गया, मैं बहुत थक गया था। अब ये लाइनें, अब मैंने बोल दी ऐसे, बोला हाँ सही है, बट अरे इम्प्रेशन, मेरे एक्सप्रेशन, ये सब हाँ नहीं सही है, मैं तुम पे और एक टेक नहीं वेस्ट कर सकता हूँ क्योंकि क्योंकि मेरा खर्चा बढ़ जाएगा, यू नो। तो वो चीज़ तभी थी समझी, और वो प्रोसेस समझा, लोग कैसे आपके साथ काम करते हैं, वो कैरेक्टर को समझना, ये सब चीज़ें। और उसके लिए एक जो प्यार है एक्टिंग करियर के लिए, खासकर कैरेक्टर रोल्स के लिए प्यार जो है, वो बहुत अच्छा डेवलप हुआ है, और वो मैं अभी तक एक तरफा प्यार की तरह संजोए हूँ। कभी मौका मिला आगे फ्यूचर में तो ज़रूर कहूँगा। आपने ना बहुत ईमानदारी से ये बात कह दी, जो शायद बहुत रेयर है कि कोई खुद ये कबूल कर ले कि मैं उस चीज़ को उतार नहीं पाया पर्दे हाँ। पर। वरना अक्सर ऐसी चीज़ें मिलती है, अरे वो वक्त के आगे की फिल्म थी, हाँ, हाँ, हाँ। ऑडियंस तक पहुंची नहीं, अरे वो हाँ, डायरेक्शन अच्छा नहीं था, और हाँ, हाँ। दूसरों पे ब्लेम डालने वाली जी, चीज़ें हो जी, जी। जाती हैं। इन दोनों क्या चल रहा है लाइफ में? अभी म्यूज़िक कर रहा हूँ। अभी जैसे मराठी बिग बॉस करने के बाद मुझे हमेशा एक ताना कहिए, या एक 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 उस तरह से होती थी चीज़ें मराठी में, खासकर कि अरे तू मराठी अच्छा बात कर लेता है, तेरे को मराठी अच्छा। मैं बोला मैं मराठी हूँ भाई, करेक्ट, हाँ। मैं मराठी मीडियम में पढ़ा लिखा लड़का हूँ। तो बोला, अच्छा। तो तब मुझे ऐसा लगा कि मैं अपनी मराठी रीजनल ऑडियंस से थोड़ा दूर हो रहा हूँ। मैं उतना उतना नहीं रहा हूँ उनके साथ, और म्यूज़िक से भी सोच समझ थोड़ी सी दूर हो गई थी मराठी इंडस्ट्री की। जैसे मैंने कहा पहले भी कि आप अलग लैंग्वेज में जब गाते हो गाना, तो उसको सिर्फ ट्रांसलेट करके एक्सेंट में गाना ही इम्पोर्टेंट नहीं है, तो वहाँ के रीजन को समझना उस भी मिट्टी में इम्पोर्टेंट, ढलना। उस मिट्टी को समझना भी इम्पोर्टेंट है। यू नो, आप पंजाबी गाना गा रहे हो तो क्यों है वो हाई पिच का, वो लोग क्यों गाते हैं, वो समझना भी ज़रूरी है, और उस टोन को बना के प्रेजेंट करना भी ज़रूरी है। नहीं तो अगर मैं अपने स्टाइल में गाऊंगा तो फिर वो चीज़ नहीं मैं कैप्चर कर पाऊंगा। तो इसीलिए जितना भी म्यूज़िक कहिए या फिल्में कहिए, करने का सबसे इम्पोर्टेंट यही चीज़ एक था कि चीज़ों को, प्रोसेस को समझना इम्पोर्टेंट है। मुझे ना वो कॉम्प्लीमेंट बताइए जो आपको आज तक आपके किसी भी एक गाने के लिए मिला हो, जो दिल के सबसे ज्यादा करीब हो, कि हाँ, 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 कि किसी ने इस गाने के लिए कुछ बोला था अविनाश, और वो है, हाँ, आज भी हाँ, है हाँ। दिल में। मोहब्बत लुटाऊंगा के लिए मुझे बहुत प्रेजिंग मिला, और मुझे याद है एक फ्रेंड के घर पे मैं गया था, तो वहाँ पर एक दूसरा लड़का आया था, तो वो शेफ़ था तभी, बहुत पुरानी बात कर रहा हूँ। तो बोला कि मेरी दादी अभी गुजरी, वो लास्ट स्टेज पे जब थी, तब हमने उसे तेरा एल्बम गिफ्ट किया, क्योंकि शी वाज अ बिग फैन एंड शी यूज्ड टू लाइक मोहब्बतें लुटाऊंगा। हाँ, मतलब उनको गिफ्ट किया, तो ये एक अलग ही चीज़ें चल रही है जो मुझे भी पता नहीं मेरे बारे में क्या क्या हो रहा है, यू नो। और वो बहुत बड़ी कॉम्प्लीमेंट थी कि एक करेक्ट। 80-90 साल की
महिला को भी मैं उतना ही प्रभावित लग रहा हूँ या उतना ही इम्पोर्टेंट लग रहा हूँ लाइफ में, जो अपने इतने उस स्टेज पे भी उसके लिए मेरी सीडी देखना या मेरा गाना सुनना ये इतना इम्पोर्टेंट हो गया है। तो ये इस तरह की जो चीज़ें हुई है वो बहुत ही ज़्यादा। एक बार एक लड़की ने मुझे अपना वो शूटर थी, कंपटीशन लड़ती थी और उसने अपना गोल्ड मेडल मुझे भेजा था। हाँ, बाप रे। और उसने बोला कि जिस तरह से यू हैव फॉट इन द शो एंड जो भी किया, तो यू आर माई इंस्पिरेशन। एंड मोहब्बत दिल उठाऊंगा वॉज माई सॉन्ग वेयर मैं वो गाया और मुझे लगा कि आपका है सब कुछ, आपको नज़र है। तो आई एम सेंडिंग यू माई गोल्ड मेडल, तो ये ऐसी चीज़ें बहुत हुई है मेरे साथ। लोगों का इमोशंस के साथ जो जुड़ाव है और वो जो अपनापन है वो बहुत अलग ही लेवल पे था। आई थिंक इसी चीज से हमने बातचीत शुरू भी की थी, वो जी, कनेक्शन, जी, कि आप सिर्फ एक सिंगर नहीं हो भाई साहब, आप जी। हमारे लिए इमोशन हो। आपको में क्या कुछ है, क्या कुछ नया आ रहा है आगे? अभी यही है कि अभी मैं जितना हो सकता है मैं फिल्म में काम करना चाहता हूँ एंड आई एम वर्किंग ऑन एज अ माय प्लेबैक सिंगर या एज अ एक्टर फिल्म एज में एन काम एक्टर करना ऑल्सो, चाहता हूँ? व्हाई नॉट एज एन हाँ। एक्टर, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि मैं एक प्रोसेस को ऑनेस्ट तरीके से मैं समझ रहा हूँ और मैं वो आजमाना चाहता हूँ। आई एम नॉट सेइंग कि मैं अच्छा एक्टर हूँ नहीं हूँ या मुझे आएगा नहीं आएगा, मुझे नहीं पता है। और ये मेरा एक कह सकते हैं कि एक स्टूपिड पॉइंट ऑफ व्यू भी है या स्टूपिड स्टेटमेंट भी है ये कहना कि मैं एक्टिंग करना चाहता हूँ। लेकिन मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो प्रोसेस को मैंने इतने दिनों से इतने सालों से संजो के रखा है, समझा है या समझने की कोशिश की है, अलग अलग एक्टरों के उनका प्रोसेस मैंने समझा है, देखा है, उनको फॉलो किया, नए नए एक्टरों को फॉलो किया है, वो अब टाइम आ गया जब मैं उतार सकता हूँ। वो जो जितना भी मैं जमा करके रखा है वो अभी कैनवास पे उतारने का टाइम आ गया है और वो मुझे उतारना है। और तब मैं देखूँगा कि मैं कहाँ कैसे कितने लेवल पे स्टैंड करता हूँ। अगर मैं चीज़ों को सही तरीके से उतार पाया तो वेल एंड गुड, अगर नहीं भी उतार पाया तो मेरा वही थिंकिंग है कि भाई आपको अच्छे लोग भी मिलेंगे, बुरे लोग भी मिलेंगे। आपकी मेंटालिटी, आप क्या सोचते हो अपने बारे में। इफ़ यू थिंक कि बॉस ये अलग इनिंग खेल ली, फेल हो गए ये इनिंग में, ठीक है चलो, you go back to basics and work on your basics। तो वैसा है। बतौर फिल्म क्रिटिक ये ज़रूर कहूँगा कि हम तो ऐसे ऐसे लोगों को झेल रहे हैं जिनके सिर्फ नाम के आगे एक सरनेम और उनकी बैक टू बैक फिल्में आ रही हैं। ऑडियंस छोड़ो, फिल्म क्रिटिक्स छोड़ो, सब नकार चुके, बट फिर भी वो लगे। तो एक ऐसा इंसान जो क्राफ्ट के बारे में इतना सोच रहा है, उसका ये करना बनता है। आई होप क्योंकि अभी मैंने बिग बॉस मराठी जब किया उसके बाद उसमें मुझे एक्चुअली उसके पहले ना एक ये होता है, एक साइकेट्रिस्ट का एक मीटिंग होता है। और तो मैं उनको पूछा कि सर हम लोग इतने टाइम तक वहाँ पर रहेंगे और मुझे ना मैं बहुत स्टेज परफॉर्मेंसेस कर रहा हूँ तो मुझे एक एंजाइटी का ये एक डर रहता है थोड़ा सा परफॉर्मेंस से पहले का, तो वो रहता था। तो अभी आज मुझे मौका मिला ही है साइकेट्रिस्ट से मिलने का, तो मैं आपको ये पूछ ही लेता हूँ कि मैं इसको कैसे निकालूँ। तो बोलता है तू बिग बॉस में जा रहा है, 2-3 महीना रहेगा, इट्स ऑल्सो काइंड ऑफ अ परफॉर्मेंस ओनली, दिस इज यू आर परफॉर्मिंग ओनली। क्योंकि आप कभी कभी घर पे बैठते हो, आप फंबल करते हो, आप गलत शब्दों को गलत तरीके से प्रेजेंट करते हो या प्रोजेक्शन आपका कमज़ोर होता है, ये सब चीज़ें आप बिग बॉस में नहीं करते हो। आप वहाँ पे सही तरीके से ही बोलोगे क्योंकि शब्द ही है जो लोगों तक पहुँचेंगे, तो वो भी एक तरीके का परफॉर्मेंस है। अगर वो आपने सही से कर लिया, दैट मीन्स यू आर गुड इनफ टू गो अहेड, आप अच्छा करोगे लाइफ में और डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। एंड व्हेन आई रीच ऑन रनर अप पोजिशन, देन फिर मैं लगा कि हाँ यार, मतलब मैं इमोशन कन्वे कर सकता हूँ ना। अगर मैं अपने इमोशंस लोगों तक कन्वे कर सकता हूँ, एक्टिंग में सबसे इम्पोर्टेंट तो वही है। एक कोई भी कैरेक्टर जो है वो अपने इमोशंस अगर कन्वे कर पाया लोगों तक, तो दैट इज द बेस्ट एक्टिंग। करेक्ट, आई एग्री, है ना। इस बातचीत को खत्म करने से पहले मेरे पास कुछ सवाल हैं झटपट फटफट वाले, तो लेट्स डू इट लाइक दैट ओनली। फर्स्ट सॉन्ग यू एवर परफॉर्म्ड ऑन स्टेज?
मैंने एक मराठी गाना गाया था, दैट वाज इन माय स्कूल टाइम, और वो भी एक्सीडेंटली मुझे मिला था, देह देवा से मंदिर करके, तो दैट वाज माय फर्स्ट सॉन्ग। One song you wish you had sung. सूरज हुआ मत्थम। Okay. Most embarrassing on stage moment. मोस्ट एम्बैरेसिंग, हाँ मेरे साथ एक बार ऐसा हुआ था कि मैं स्टेज पे गया गाने के लिए, और ऑडियंस में ये थे, इरफान सर बैठे हैं, इरफान खान. हाँ इरफान खान बैठे हैं, और बहुत बड़े बड़े लोग बैठे हैं, साइरस ब्रोचा है, बहुत सारे अलग अलग फील्ड वाले लोग बैठे हैं, और बहुत बड़ा शो था पुणे में। एंड सडनली कुछ तो स्पार्क हो गया और सब कुछ जो है ब्लैंक हो गया, लाइट वाइट चली गई स्टेज पे। और ये बहुत पुरानी बात कर रहा हूँ, मतलब 7, 8, 10 के आसपास की। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं निकल के जाऊं कि मैं रुकूं, और मैं एकदम ब्लैंक था उधर स्टेज पे। तो मुझे म्यूजिशियन बोल रहे कि अभी शुरू हो जाएगा, तू बात कर। आई एम टॉकिंग, हो गया 10-15 मिनट बात कर रहा हूँ, अब वो भी मुझे देख रहे हैं, मैं उनको देख रहा हूँ, अब मेरे शब्द खत्म हो रहे हैं। फिर डांसर्स आए, मुझे कवर कर लिया कि भाई ठीक है, थोड़ी देर अभी तुम ब्रेक जैसा रख लो। और फिर सडनली है ना, पहले लैपटॉप आपका, वो माइक्रोसॉफ्ट का, आप कोई भी लैपटॉप ओपन करो तो एक म्यूजिक बजा, ऐसा करके है ना, वो विंडोज का साउंड होता था। वो पूरा पीए पे बज रहा है, जैसा लाइट आ गया बोला यार क्या कर रहे हो इतना सब। दैट वाज माय, मतलब मुझे नहीं लगता कि उसको कोई बीट कर सकता है, कोई भी एम्बैरेसिंग मोमेंट उस चीज को बीट कर सकती है। Okay, a singer you admire the most today. इन टुडेज टाइम, हाँ, in today's time. अरिजीत सिंह। Dream collaboration, Indian or international? Anyone, anything. इंडियन, वैसे तो बहुत सारे हैं, सभी है एक्चुअली। मुझे कोलैब करना बहुत पसंद है, क्योंकि बहुत ऐसा लगता है कि जब आप किसी और के साथ बैठते हो जो रेगुलर नहीं है, आपसे मिल रहा है, तो उनसे बहुत सीखने मिलता है। One word your friends use to describe you. तूफान। Okay. A musical instrument you wish you could play. मैं बहुत सालों से सीखने की कोशिश कर रहा हूँ, होपफुली सीख जाऊँ। Okay. Most played song on your playlist right now. अभी तो चाल तुरु तुरु जो अभी हमने रिलीज किया, तो वही अभी सबसे ज्यादा चल रहा है। Okay. Who was your first celebrity crush? हाँ यार, एक्सेप्ट कर लूँ क्या इधर? कर लीजिए, सबके रहते है ना, प्लीज मुझे गलत मत समझिएगा। माय फर्स्ट क्रश सेलिब्रिटी सिंगर वाज सुनिधि चौहान। वो तो अभी भी। हाँ अभी भी है। करेक्ट। योर ऑल टाइम फेवरेट म्यूजिक कंपोजर? वो बहुत सारे हैं। अभी के टाइम में मैं कहूँगा प्रीतम दा। इफ यू वर अ सॉन्ग टाइटल व्हाट वुड इट बी? सॉन्ग टाइटल टाइटल मोहब्बतें लुटाऊंगा। ब्यूटीफुल। So thank you so much for the time and for this amazing बातचीत, and I really wish and I hope कि जब next time हम बात करें तो इसमें आपकी फिल्मोग्राफी भी जब तक ऐड हो। I hope so. Thank you so much भाई, thank you for the time. मोहब्बतें लुटाऊंगा मैं, छेड़ के मन का साज साज फिर गाऊंगा, फिर सबके दिल को आज आज बहलाऊंगा, इस मंजर को इस पल को भूल ना पाऊंगा, मैं भूल से ना पाऊंगा। Hi, this is Abhijit Sawant and you're watching me on Galata India.